क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, हम फिजिक्स की वैक्सीन का पार्ट 2 लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है डी ग्रुप में। और ये जो पार्ट फर्स्ट था, इसमें जितने भी फॉर्मूले हैं सारे याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि न्यूमेरिकल सवाल आएंगे। अभी अगर हम बात करें आज की, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 1 किलो कैलोरी जो होता है, इसमें होते हैं 4200 जूल। 1 किलो कैलोरी जो है 4200 जूल के बराबर होती है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट आता है हमारे पास विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट जो है यहाँ पर पूछा गया है। स्पेसिफिक हीट निकालने का फॉर्मूला आता है S बराबर Q अपॉन M डेल्टा T। M है यहाँ पर हमारे पास मास, और डेल्टा T जो है ये है हमारे पास तापमान परिवर्तन है, ये याद रखना है। उसका SI मात्रक पूछा जाए तो स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक जो है दोस्तों, वो हमारे पास है किलो कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। किलो कैलोरी प्रति केजी डिग्री सेंटीग्रेड, किलो कैलोरी प्रति केजी डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद है ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी होती है द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा, जिससे हम निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखना। और ऊष्मा क्या होती है हमारे पास, जो हीट होती है दोस्तों, वो होती है हमारे पास SM डेल्टा T। S है हमारे पास विशिष्ट ऊष्मा, M है हमारे पास मास, डेल्टा T है तापमान परिवर्तन। इसके बाद कैलोरीमिति के सिद्धांत के अनुसार, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, कैलोरीमिति के सिद्धांत के अनुसार, कैलोरीमिति के सिद्धांत के अनुसार वस्तु A द्वारा ली गई ऊष्मा और वस्तु B द्वारा दी गई ऊष्मा, और इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है, बोल देता है कि इतने द्रव्यमान का पानी है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा ये थी। यदि गर्म पानी को मिलाया जाता है, ठंडा पानी इतने स्पेसिफिक हीट का है, उसका तापमान ये था। और दूसरी बार कह देगा कि इसमें इतने ग्राम जो है हम गर्म पानी मिलाते हैं, तब ये फॉर्मूला आपके काम आएगा। नेक्स्ट आता है हीट रेजिस्टेंस। ऊष्मारोधक वे पदार्थ होते हैं जिनकी ऊष्मा चालकता जो है शून्य होती है दोस्तों। ये लोको पायलट में पूछा गया सवाल है। और Q बराबर AQ, यानी कि Q1 और Q2। Q1 हो गया हमारे पास प्रारंभिक हीट, और Q2 हो गया अंतिम हीट बटे D हो गया मोटाई, A है प्लेट का क्षेत्रफल, K है एक नियतांक। या तो ये फॉर्मूला होगा या ये होगा, ध्यान रखना यहाँ पर। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बार बार आपके पूछे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारे पास गलन की गुप्त ऊष्मा किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को बिना तापमान बदले ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उसकी गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गुप्त ऊष्मा जिसे हम कहते हैं, यानी कि उसके तापमान में परिवर्तन किए बिना उसकी अवस्था को बदल दिया जाए। तो यहाँ पर अब हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है कि बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। तो ये याद कर लेना, 80 किलो कैलोरी प्रति केजी, 80 किलो कैलोरी प्रति केजी होती है। इसी प्रकार वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा होती है दोस्तों, उसका मात्रक होता है कैलोरी प्रति ग्राम। भाप की गुप्त ऊष्मा जो है उसका आंसर ये याद रखना है, 539 किलो कैलोरी प्रति केजी, ये गुप्त ऊष्मा जो है उसका मात्रक है। इसी प्रकार से आता है हमारे पास HP होती है घंटा। एक HP जो है हॉर्स पावर घंटा तुल्यांक, ये ध्यान रखना, ये होता है 635.5 किलो कैलोरी के बराबर। इसी प्रकार से जो है दोस्तों, 1 जूल जो होता है उसमें होते हैं, 1 जूल जो होता है 1/4.2 कैलोरी के बराबर होती है 1 जूल की वैल्यू। यानी कि 1 जूल जो है दोस्तों, ये याद रखना 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। 0.24 कैलोरी के बराबर 1 जूल की वैल्यू होती है। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, याद कर लेना, 4.2 जूल। वास्तविक रूप से होते हैं 4.187 जूल। 1 किलो कैलोरी में जूल पूछे जाएं तो आपका आंसर होगा दोस्तों 4.2 × 10³ जूल। इसके बाद सेंटीग्रेड हीट यूनिट, CHU सेंटीग्रेड हीट यूनिट होती है। 1 CHU का मान होता है 435.6 कैलोरी।
इसी प्रकार से ब्रिटिश थर्मल हीट यूनिट जो है दोस्तों, ब्रिटिश थर्मल यूनिट में होते हैं 252 कैलोरी। एक CHU में होते हैं 1.8 ब्रिटिश थर्मल यूनिट, यानी कि BTU जो है दोस्तों, एक सेंटीग्रेड हीट यूनिट में होते हैं 1.8, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में होते हैं 252 कैलोरी। इसी प्रकार से आता है हमारे पास दोस्तों जो पायरोमीटर होते हैं। पायरोमीटर का यूज़ आप सभी को पता है, हम कहाँ पे करते हैं, तापमान मापने के लिए। ऑप्टिकल पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है 600 डिग्री सेंटीग्रेड से 2300 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है तापमान मापने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकंड नंबर जो है वो है हमारे पास ताप युग्म सीबैक। सीबैक का यूज़ करते हैं -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान मापने के लिए। इसके बाद आती है आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण है PV बराबर nRT। n है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल, R है आइडियल गैस कांस्टेंट जिसका मान होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर अपॉन मोल केल्विन, ये ध्यान रखना। और इसका n जो होता है ये होता है PV अपॉन RT, यानी कि मास अपॉन मेजर मास, ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस प्रकार से जो है मोलर मास जो होता है उसका समीकरण ये हो जाएगा रो बराबर RT अपॉन PV जो है इस प्रकार से। इसके बाद आता है उत्सर्जन क्षमता का मात्रक। उत्सर्जन क्षमता जो होती है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। उत्सर्जन क्षमता का मात्रक है जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड। इसी प्रकार के खुरदरी या काले तल की उत्सर्जन क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। इसी प्रकार स्टीफन लॉ, स्टीफन क्या कहता है, उत्सर्जन क्षमता जो है तापमान के चौथे घात के समानुपाती होती है। और स्टीफन का नियम ये भी है हमारे पास, ध्यान रखना। स्टीफन नियतांक जो है उसको सिग्मा से लिखते हैं, जिसका मात्रक जो होता है स्टीफन नियतांक का याद कर लेना जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड K⁴ या वाट प्रति मीटर स्क्वायर K⁴, ये याद रखना है। इसी प्रकार से आता है दोस्तों तरंग की चाल। ये फॉर्मूले से आपके न्यूमेरिकल आएगा, याद कर लेना आज ही, 1 नंबर पक्का आपका। इसमें से देखिए तरंग की चाल क्या होती है, चाल क्या होता है V बराबर F लैम्डा। F है आपके पास आवर्ती, लैम्डा जो होता है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य आपको मीटर में दिया रहता है और आवर्ती हमेशा हर्ट्ज में दी रहती है। और यहाँ से आपको क्या पूछ सकता है, वेग पूछ सकता है तरंग की चाल का। दूसरा तरंग की चाल और आवर्तकाल के बीच जो है ये भी हमारे पास हो सकता है, ध्यान रखना यहाँ पर। इसके बाद आता है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण की अगर हम बात करें दोस्तों तो संवेग संरक्षित हमेशा किसी भी पिंड का संवेग संरक्षित रहता है, ये बात ध्यान रखना है। तो उसके लिए फॉर्मूला m1u1, m1 का मतलब प्रारंभिक द्रव्यमान उसका, और u1 का मतलब हो गया प्रारंभिक वेग, m2 है दूसरे गोले का द्रव्यमान और u2 हो गया उसका जो है प्रारंभिक वेग। v1 जो है अंतिम वेग है, v2 अंतिम वेग है द्रव्यमान दूसरे और फर्स्ट का, ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, F बराबर G m कैपिटल स्मॉल m बाई डी स्क्वायर। यहाँ पर G जो है सार्वत्रिक नियतांक है, इसको याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका मात्रक बार बार पूछा जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg की स्क्वायर, याद कर लेना दोस्तों, रट लो इसको। नेक्स्ट G कांस्टेंट रहता है, ये बड़े वाला G जो है दोस्तों सभी स्थानों पर कांस्टेंट रहता है। इसका जो मान होता है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg की स्क्वायर। और सबसे पहले हेनरी क्वेंडिश ने सेंसिटिव स्केल के माध्यम सुग्राही तुला से इसे ज्ञात किया था, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है अपने पास गुरुत्वीय त्वरण, जो G होता है, छोटे वाला जो G होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन, उसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये कहाँ से लिया जाता है, ये भी सवाल पूछा गया है रेलवे के अंदर दोस्तों, लोको पायलट में पूछा जा चुका है। 45 डिग्री अक्षांश रेखा जो है समुद्री तल से लिया जाता है। G की वैल्यू ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो ये है, स्मॉल g जो होता है कैपिटल G
m/r²। r है त्रिज्या हमारे पास। पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है दोस्तों वो होता है लगभग 5.98 इंटू 10⁻24 kg। पृथ्वी की त्रिज्या पूछी जाए तो लगभग जो है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर मानते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से ये होती है 6.37 इंटू 10⁶ मीटर। इसी प्रकार से चंद्रमा का द्रव्यमान अगर आपसे पूछा जाता है तो ये होता है 7.36 इंटू 10⁻22 kg। चंद्रमा की त्रिज्या जो है 1.74 इंटू 10⁶ मीटर। और इसी प्रकार से वस्तु का चंद्रमा पर भार जो पूछा जाता है दोस्तों तो वो होता है 1/6 इंटू पृथ्वी पर उसका भार कितना था, उसका ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रणोद। प्रणोद यानी कि एक प्रकार से दाब, बल जिसे कहते हैं। और दाब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होती है बल अपॉन एरिया, यानी कि प्रणोद थ्रस्ट को कहते हैं। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर या पास्कल। एक पास्कल जो एसआई मात्रक है दाब की वो है हमारे पास पास्कल, ये ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास दोस्तों पृथ्वी का पलायन वेग। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा का पलायन वेग जो है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य का पलायन वेग जो है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड है। याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। इसके बाद आते हैं उत्तोलक। उत्तोलक जो होते हैं दोस्तों लीवर। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक किसे कहते हैं, जिसमें आलम जो होता है प्रयास और भार के बीच होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल बात करें तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आता है कैंची, प्लास, संडासी, कील उखाड़ने वाली मशीन, हेड पंप का हैंडल, ये सारे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। इसी प्रकार से द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक किसे कहते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है जिसमें फलक्रम, वेट और जो आलम्ब होता है, एफोर्ट जो होता है, यानी कि भार जो होता है प्रयास और आलम्ब के बीच होता है दोस्तों, ध्यान रखना यहाँ पर। तो ये होता है सरोता, एक पहिए वाली कचरा वाली गाड़ी, नींबू निचोड़ने की मशीन। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक जिसमें एफोर्ट प्रयास जो है बल और जो है हमारे पास भार के बीच रहता है, यानी कि एफोर्ट जो होती है दोस्तों प्रयास वो आलम्ब, फलक्रम और भार के बीच रहती है, जैसे मानव हाथ, चिमटा, किसान हल, ये सारे तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज। कोई भी मशीन जो होती है, जैसे कोई गियर पुली है, उसकी मैकेनिकल एडवांटेज होती है, उसको निकालने का फॉर्मूला जो होता है दोस्तों वो होता है आपस ऊपरी भुजा जो होती है और भार भुजा, ये ध्यान रखना। आयास भुजा जो होती है, आयास यानी कि प्रयास जिस भुजा पर लगाया जा रहा है, बटे भार भुजा, या मैकेनिकल एडवांटेज होती है भार बटे इफोर्ट जो हम लगा रहे हैं, ये ध्यान रखना है। आदर्श मशीन जो होती है उसकी दक्षता 100% होती है, और जो पुलियाँ होती है उसका वेगानुपात निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है हमारे पास प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। जैसे फिक्स पुली है तो उसके लिए ये होता है हमारे पास, चल गिरने के लिए ये होता है, ये ज़्यादातर अपने काम के नहीं है। अब अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है अपने पास डी ग्रुप के हिसाब से वो है हमारे पास ये चीज़। डी ग्रुप के हिसाब से देखा जाए तो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है हमारे पास दोस्तों ये होती है घर्षण। घर्षण क्या होती है, F बराबर म्यू आर। म्यू है यहाँ पर सीमांत घर्षण और आलम्ब प्रतिक्रिया का बीच का जो है एक नियतांक। जितना म्यू कम होगा घर्षण बल उतना ही कम हो जाएगा। इसी प्रकार गेज प्रेशर किसे कहते हैं हम, वायु एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस वायुमंडलीय दाब को हम कहते हैं गेज प्रेशर। बॉयलर के अंदर के दाब को नापने के लिए हम बोर्डन प्रेशर गेज का यूज़ कर सकते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर या निरपेक्ष दाब होता है शून्य दाब से ऊपर मापा गया दाब। डाल्टन का नियम, आपस में क्रिया न करने वाली विभिन्न गैसों के आंशिक दाबों का योग उसके कुल दाब के बराबर होता है, ये कहता है डाल्टन P1 P2 + P3।
ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से सबसे इम्पोर्टेंट है एफपीएस में वायुमंडलीय दाब जो होता है 14.7 पौंड प्रति इंच स्क्वायर लिया जाता है। एमकेएस पद्धति में 1.03 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। डॉक्टरी थर्मामीटर याद कर लेना डी ग्रुप वाले दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टरी थर्मामीटर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में मापता है और थर्मामीटर के एक छोटे भाग की मान जो होती है 1/5 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड होती है दोस्तों, याद रखना। प्रयोगशाला में जो हम परिसर में यूज़ करते हैं वो होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रयोगशाला में तापमापी जो यूज़ करते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक माप सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास दोस्तों डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है उसके अंदर आप देखोगे ध्यान से तो एक छोटा सा बुलबुला होता है पारे की ट्यूब के अंदर, जिसे हम कहते हैं किंक। किंक क्यों रखा जाता है? किंक का कार्य होता है पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकना। उसके बाद है ऊर्जा रूपांतरण की अवस्था में निकाय की कुल ऊर्जा हमेशा क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। अगर आपसे पूछा जाए आदर्श गैस समीकरण तो ये है PV बराबर nRT। n है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, R है आइडियल गैस कांस्टेंट जिसका मान हमारे पास ये होता है दोस्तों। ये सारी कंडीशंस होगी। 1 जूल का मान होता है, 1 जूल में होते हैं 10⁻7 अर्ग और 1 अर्ग होता है 10⁻⁻7 जूल और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू जो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल और 1 जूल में होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। ये एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल और 1 जूल जो होता है ये हमने देख लिया। 1 जूल में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने पूछे जाएं तो ये होंगे 6.25 इंटू 10⁻12 मेगा इलेक्ट्रॉन। 1 किलोवाट हावर जो होता है उसमें ये होते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, सभी बिंदुओं पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या रहता है? समान रहता है। ये बात ध्यान रखनी है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो होती है ये कांस्टेंट होती है mgh प्लस 1/2 mv²। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, याद कर लेना। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से जैसे पूछ ले घूर्णन की गतिज ऊर्जा तो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा होता है कोणीय चाल, I होती है जड़त्व आघूर्ण। उसके बाद ये भी क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है यहाँ से सवाल आपके कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और संवेग में संबंध है दोस्तों, उससे सवाल पूछी जाती है। काइनेटिक एनर्जी होती है P संवेग P²/2m यानी कि संवेग की स्क्वायर बटे 2m। यदि एक हल्के और भारी पिंड के संवेग समान है तो जिस पिंड का द्रव्यमान कम होगा उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। यदि हल्के और भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है तो जिस पिंड का द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग भी क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार से वस्तु की गतिज ऊर्जा निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा को प्रमुखतः इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किस में व्यक्त करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV। अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है तो आपका आंसर होगा ऊर्जा की। ये ध्यान रखना है, ऊर्जा की इकाई होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए आगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने यही चीज़ देखी थी दोस्तों कि W बराबर Fs, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 mv²। जो ऊर्जा है वही हमारा कार्य है। रुकने से पहले तय की गई दूरी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बटे अवरोधन बल, तो इससे हम ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों अवरोधन बल जो होता है μmg। कई बार हम क्या ब्रेक लगाते हैं वाहन का, तो रुकने से पहले कितनी दूरी तय की उसके निकालने का फॉर्मूला ये है S बराबर v²/2 μg। g आपको पता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। म्यू है घर्षण गुणांक जिसका मान 0.02 अलग अलग दिया होगा, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से जो स्थितिज ऊर्जा होती है दोस्तों वो हमारे पास होती है mgh।
mgh याद रखना। अगर कई बार ऐसे क्वेश्चन बना देता है कि एक कुली द्वारा 20 kg के बैग को 10 मीटर ऊंचाई पर उठाया जाता है, तब आपका आंसर शून्य नहीं होगा कार्य, क्योंकि उसने h दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है दोस्तों, ध्यान रखना। इसी प्रकार से स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो होती है 1/2 kx की स्क्वायर। तो kx की स्क्वायर है, तो k है यहाँ पे स्प्रिंग नेतांक और जिसका मात्रक होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछा जाता है। यहाँ तक क्लियर होगा सभी के? चलिए आगे। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो कई बार ऐसे सवाल भी बनते हैं। शक्ति, द्रव्यमान की वस्तु क्षैतिज तल से थीटा कोण पर स्थित है, तो शक्ति क्या हो जाएगी हमारे पास? तो P बराबर mg साइन थीटा v। यदि एक मशीन गन, ये भी क्वेश्चन है, कोई मशीन गन द्वारा इतने द्रव्यमान की गोली को इतनी गोलियां इतने वेग से दागी जाती हैं, तो मशीन गन की शक्ति, तब आपका आंसर ये हो जाएगा m हो जाएगा द्रव्यमान, n हो जाएगा गोलियों की संख्या, v है गोली का वेग। तो आप इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल आपको पता है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। और जी का मान क्या है? हमेशा नियत रहता है। कैपिटल जी जो है दोस्तों सभी स्थानों पर नियत रहती है। जी का मान का सबसे पहले खोज किसने की थी? तो आपका आंसर होगा हेनरी कैवेंडिश। क्या नाम है? हेनरी कैवेंडिश, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से g जो स्मॉल होता है, ये होता है एफ डी स्क्वायर अपॉन स्मॉल m इंटू एम। यहाँ से हम निकाल सकते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। कैपिटल G को हम कहते हैं सार्वत्रिक नियतांक, जिसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg की स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लेना। उसके बाद इस g का वैल्यू पूछा जाता है कि g का मान कितना होता है उसका, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg की स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है g और स्मॉल g में संबंध। तो ये जो है ये होता है अपने पास कैपिटल स्मॉल g बराबर कैपिटल G m/r स्क्वायर। स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण है, यह भी सभी स्थानों पर अलग अलग होता है। और g जो होता है दोस्तों, इसका मान लिया जाता है 45 डिग्री अक्षांश समुद्री तल से।